अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? करम अल्लाह पाक का ब्रदर। इसको स्टार्ट करते हैं ब्रदर। कल हमने जनरल ओवरव्यू परमिट का लिया। यानी इसमें बेसिकली जो लीडिंग फैक्टर्स हैं परमिट के हवाले से, जो कि इसके बैक एंड पे चीज़ें लीड कर रही होती हैं, हम क्यों परमिट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको पता चले कि हम परमिट को इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक इंटरडिपेंडेंट कल्चर डेवलप करना चाहते हैं। और जितने भी हैजर्ड हम आइडेंटिफाई करते हैं या उनसे जनरेट होने वाले रिस्क को हम देखते हैं, तो उसको हम बेटर तरीके से मैनेज कर सकें रिस्क को। तो ये बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट टूल भी है जिसके थ्रू हम रिस्क को मैनेज करते हैं। फिर हमने परमिट के हवाले से देखा कि परमिट जो है वो अ, कैसा होता है। फिर हमने टाइप ऑफ परमिट्स देखी कि टाइप ऑफ परमिट्स कौन कौन सी होती हैं। इंटरडिपेंडेंट कल्चर के हवाले से हमने चीज़ों को पढ़ा। फिर परमिट टू वर्क सिस्टम के हवाले से पढ़ा कि ये है क्या, ये सिर्फ फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये हमें कंट्रोल्स की तरफ लेके जाता है। सिर्फ एक पेपर नहीं है जिस पे साइन करना है और साइन करने के बाद जो है उसको हमें परमिशन मिल जाएगी। ये जस्ट एक परमिशन नहीं है, बल्कि ये हमें बाकी कंट्रोल्स की तरफ लेके जाता है। फिर हमने देखा कि यार नंबर ऑफ वर्क परमिट की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती हैं। और फिर हमने ये भी समझने की कोशिश की कि परमिट जो है वो स्टैंडर्ड की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है परमिट के हवाले से, कि यानी इतनी टाइप्स होनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है वो परमिट वर्क सिस्टम को कैसे मैनेज करता है, इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए उसे। बाकी वो परमिट अपना जिस तरह भी डिजाइन करते हैं, यानी उन्हें कोई भी इस हवाले से मना नहीं कर सकता। फिर हमने एक एग्जांपल भी देखी कि ये अब एक मेन वर्क परमिट है। इस मेन वर्क परमिट को वन बाय वन हमने देखा और हमने देखा कि इसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर थी, कि ये हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, वर्क एट हाइट इसमें रिक्वायर्ड है, लिफ्टिंग इसमें रिक्वायर्ड है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल थी। जो जो हम इन पे टिक करते जाएंगे, फिर हमने देखा कि हम इसके साथ दूसरा परमिट अटैच करते जाएंगे या सर्टिफिकेशन अटैच करते जाएंगे। अब हम एक्टिविटीज़ के हवाले से थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम समझते हैं कि परमिट होना चाहिए। तो हार्ड वर्क परमिट एक होता है, यानी नॉर्मली जिस काम में भी पोटेंशियल सोर्स ऑफ इग्निशन हो, तो रिस्क ऑफ फायर एक्सप्लोजन हो, तो उस जगह पे जो है वो हम परमिट समझते हैं कि परमिट होना चाहिए। टॉक्सिक फ्यूम हीट से जनरेट हो रहे हो, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम कहते हैं कि हॉट वर्क परमिट हमें बनाना है। तो इसको देखते हैं, क्लासिफाइड एज एनी टाइप ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व एक्चुअल और पोटेंशियल सोर्स ऑफ इग्निशन and which is done in an area where there may be a risk of fire explosion or which involve the emissions of toxic fume from the application of heat। वो कहता है हर वो जगह जहाँ पे सोर्स ऑफ इग्निशन दिया जाए जिसकी वजह से एक्सप्लोजन अकर हो सके, आग लग जाए, तो ऐसी सारी जगहों पे जो है वो जब हम हॉट वर्क परफॉर्म करेंगे तो इग्निशन जिससे अकर हो सकती है, तो फिर हम हॉट वर्क परमिट बनाएंगे। या ऐसा काम जिससे हीट की वजह से टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, कहीं पे कोई एप्लीकेशन ऑफ हीट है, तो वो सारे हॉट वर्क परमिट में कवर होंगी चीज़ें। तो इसके लिए हमें परमिट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और हॉट वर्क परमिट बनाना पड़ेगा। हॉट वर्क के डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं। एक गैस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं, तो जब भी हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो गैस वेल्डिंग करते हुए हम कहते हैं कि यार जो लोग हैं वो हमारे कम्पिटेंट होने चाहिए। उन लोगों की काम करने से पहले प्रायर एक्टिविटी जो है उनकी वो प्री टास्क ब्रीफिंग होनी चाहिए, जेएसए होना चाहिए, और फिर जेएसए उनसे कम्युनिकेट होना चाहिए। प्लस आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो सेफ टू यूज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ऑक्सीजन और एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कलर कोडिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर रेगुलेटर्स लगे होने चाहिए ताकि आपको टेम्परेचर का पता हो। होजेस प्रॉपरली लगी होनी चाहिए, होजेस के साथ विप चेक लगे होने चाहिए, फ्लैश बैक अरेस्टर लगे होने चाहिए, टार्च के साथ भी और सिलेंडर के साथ भी। इसको आपको रोल करके जमीन पे इस तरह रोल करके नहीं मूव करना है, ट्रॉली पे ही आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स की तरफ हमें परमिट टू वर्क सिस्टम लेके जाता है। प्लस हमें कहता है एक्सक्लूजन जोन डेवलप करें। हॉट वर्क एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर लें और उसका एक्सक्लूजन जोन बना लें, यानी बाहर के कोई लोग उसमें ना आ सकें। आसपास से फ्लेमेबल मटेरियल आप हटा लें। प्लस फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास पड़ा होना चाहिए, फायर वॉचर आप डिप्यूट सर, एक कर दें। क्वेश्चन है अब प्लीज। ये सारी चीजें हमें परमिट टू वर्क सिस्टम कहेगा, हॉट वर्क परमिट कहेगा कि ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करें। तो जब भी हॉट वर्क हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम परमिट टू वर्क सिस्टम को
इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह कन्फाइंड स्पेस की अगर हम बात करें तो हर वो जगह जहां पे कन्फाइंड स्पेस की हमेशा याद रखें कि तीन निशानियां हैं। हर वो जगह जहां पे आने और जाने का रास्ता जो है वो मुश्किल हो, इम्प्रॉपर रास्ता हो, वो कन्फाइंड स्पेस होता है। मेंटल। सेकंड सेकंड चीज सेकंड चीज ये होती है कि आप वहां पे ट्रैप हो सकते हो, आप वहां पे फंस सकते हो किसी वजह से भी, वो कन्फाइंड स्पेस होती है। और थर्ड ये कि वहां पे हैजर्डस गैसेस होने के चांसेस हों, तो वहां उसको भी कन्फाइंड स्पेस ही बोलेंगे। तो ये तीनों बहुत क्वालिटीज इसी जगह पे भी अगर आपको मिलती हैं, ये तीनों क्वालिटीज, तो नाइस। आप उसको कन्फाइंड स्पेस कंसिडर करेंगे। ये तीनों क्वालिटीज जब आप किसी जगह पे मिलेंगी, या इन तीनों में से कोई एक क्वालिटी भी अगर फुलफिल कर रही है आपकी वर्क प्लेस या वर्क स्टेशन, तो इसका मतलब है वो कन्फाइंड स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रीइंफोर्समेंट का सरिये का एक केज बना रहे हैं। वो केज जो है आप बना रहे हैं बिल्कुल ओपन एयर में, फ्रेश एयर में, लेकिन उस केज के अंदर जाके रीइंफोर्समेंट का आपको काम करना पड़ रहा है। तो अब जब आप उसके अंदर जा रहे हैं तो अंदर ट्रैप होने का खतरा है, तो उस केज को भी हम कन्फाइंड स्पेस का नाम देंगे। नॉर्मली लोग कहते हैं जी एक्सकवेशन जो है वो 1.8 मीटर से डीप चली जाए तो वो कन्फाइंड स्पेस हो जाती है, वो फिर एक्सकवेशन परमानेंट नहीं बनता, कन्फाइंड स्पेस परमानेंट बनता है। ऐसा नहीं है। असल में वो एक्सकवेशन जब 1.8 मीटर से डीप चली जाती है तो हम कहते हैं यहाँ पे हैजर्डस गैसेस एक्यूमुलेट होने के चांसेस हैं, यहाँ पे एक्सेस एग्रेस मुश्किल हो गई है, यहाँ पे हमारा वर्कर ड्यू टू केव इन हैजर्ड जो एक्सकवेशन का होता है उसकी वजह से ट्रैप हो सकता है। तो अब ये तीनों क्वालिटीज अब उसमें हमें मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर हम उसको कन्फाइंड स्पेस कंसिडर कर लेते हैं। यानी वो होती एक्सकवेशन ही है, लेकिन उसमें कन्फाइंड स्पेस वाले ट्रेड्स हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सकवेशन परमिट के साथ एक और परफॉर्मा अटैच करते हैं जिसको कहते हैं सर्टिफिकेशन टू वर्क इन कन्फाइंड स्पेस, या कन्फाइंड स्पेस परमिट भी आप उसको कह सकते हैं। इसको देखते हैं। इज नॉर्मली कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इज नॉर्मली यूज्ड टू स्पेसिफाई द precautions to be taken to eliminate the hazards of dangerous fumes, liquid gases, liquids or solids of lack of oxygen, harmful residues, radiation, or moving machinery from confined space or from any other source before a person is permitted to enter a confined space। ये नॉर्मली उसके कोई ट्रेड्स बताता है, वही चीजें जो मैंने आपसे बताई हैं कि डेंजरस फ्यूम्स होने चाहिए, गैसेस अगर हैं तो फिर वो कंफाइंड स्पेस होगी, कोई हार्मफुल रेजिड्यूज वहां पे हों, या कोई moving machinery from confined space or from any other source before a person is permitted to enter a confined। अगर कोई मशीनरी मूव कर रही है confined स्पेस के अंदर या उसके आसपास, तो फिर भी हम वो कहता है कि जी confined स्पेस के जो है वो परमिट बनाएंगे। तो confined स्पेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि इसमें आपका जो एटमॉस्फेरिक टेस्ट होता है वो आप परफॉर्म करते हैं और वेंटिलेशन को इम्प्रूव करते हैं। यानी कि आप जब एटमॉस्फेरिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आपका थ्राइस गैस टेस्टर होता है, वो ही अथराइज होता है कि वो एटमॉस्फेरिक टेस्ट परफॉर्म परफॉर्म करे, यानी कि गैस टेस्ट करे। गैस टेस्टिंग में वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को देखते हैं, H2S को देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते हैं, और लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट को देखते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो 20.9% होनी चाहिए किसी भी एटमॉस्फेयर में। अच्छा, नॉर्मली एक हमारे पास एक बात बड़ी कॉमन है कि जी 19.5 से 23% जो है वो एक सेफ लिमिट है ऑक्सीजन की। लेकिन आप हमेशा याद रखें जब आप कंफाइंड स्पेस में, ये बहुत काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अ, जब भी आप कंफाइंड स्पेस में जाएंगे आप 20.9% ऑक्सीजन को मेंटेन करेंगे। इतना ही डिजिट आपको अचीव करना है, देन आपको अलाउ करना है कंफाइंड स्पेस में। यानी मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप जो है वो 21% ऑक्सीजन है तो आप बंदे को अलाउ कर दें, जबकि 20.9 इज वेरी क्लोज टू 21%। तो आपको हमेशा 20.9% ऑक्सीजन को मेंटेन करना है। वो जो एक मिथ है कि 19.5 से 23% एक सेफ लिमिट है, बेसिकली
वो सांस लेने के लिए एक सेफ लिमिट है। यानी आप इतने ऑक्सीजन है तो आप उसमें सांस ले सकते हैं। तो आपको हमेशा 20.9% मेंटेन करना है। और अगर किसी जगह पे 20.9% मेंटेन नहीं हो रहा, तो याद रखें फिर आपको क्या करना है कि कंट्रोल मेयर्स के साथ लोगों को अंदर अलाउ करना है, यानी वो विद कंट्रोल मेयर्स अंदर जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यार 0.1% भी हमें गैप नहीं छोड़ना है? कोई बता सकता है भाई? हेलो। हमारा वर्क बहुत कीमती है। हमने अपने वर्कर को प्रोटेक्ट करना है। जी। हमारा सर वर्कर क्या क्वेश्चन पूछा? हमारे लिए किसी का प्राइम क्वेश्चन एसेट है, पूछा हमें आपने? उसको प्रोटेक्ट करना है हर यानी हाल में। इसमें क्या लॉजिक है कि 20.9% ही हमें मेंटेन करना है, इससे हमें। सर एक ये नॉर्मल ऑक्सीजन की जो है लिमिट है, जिसके अंदर एक जो वर्कर है वो कंफर्टेबली जो है वो ब्रीथिंग कर सकता है। विदाउट कंट्रोल मेजर्स हम ये जो है वो कंफर्टेबल जो अंदर काम कर सकता है। अगर वो 19.5 होगी या 20 से कम होगी तो उसके चांसेस है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो वर्कर अगर अंदर काम कर रहा होगा तो उसके लिए इशू बन जाएंगे। तो अगर 20.9 से एक्सीड कर जाएगी तो उसके लिए भी जो है नहीं, वो ये जो ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी, तो फिर जो है वो इग्निशन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये एक रिकग्निशन की चांस है। दूसरी बात ये है वर्कर कि जो कंफर्टेबल। 20.9% ऑक्सीजन है ना, ये हमारा जो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है या एटमोस्फेयर है, उसमें जो रेशो होती है वो यही होती है। जब ये 20.9 से क्रॉस करेगी तो फिर भी मसला होगा ब्रीथिंग में। अगर कम होगी तो फिर भी वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। चले अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक 1.5 लीटर की बोतल है, उसमें कितना पानी आएगा? 1.5 लीटर में। कितना जी? नहीं, 1.5 लीटर तो नहीं आएगा ना, 1.5 लीटर से 1.5 लीटर कुछ से कम कम ही ही आएगा आएगा। सर। वो तो फुल कैपेसिटी उसकी 1.5 लीटर है। अगर 1.5 लीटर है तो उसको फुल भर दें, मुंह तक, ढक्कन तक, तो कितना आ जाएगा? 1.5 लीटर ही आएगा। 1.5 लीटर ही आएगा। लीटर की बोतल है तो उसमें लीटर ही आएगा। अब ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं हम लोग, अब इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 20.9% है। 20.9% ऑक्सीजन है। अब याद रखें जब भी ऑक्सीजन 20.8% हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो कितनी कम हो गई? 0.1। एक 0.1। 0.1%। अब 0.1% ऑक्सीजन कम हुई, इसका मतलब है कि 0.1% इस एटमॉस्फेयर में कोई और गैस आ गई। आप काफी। समझे? यस सर। 0.1% इज इक्वल टू 1000 ppm, पार्ट्स पर बिलियन। 0.1% जो होता है इक्वल टू 1000 ppm होता है। अब मैं अज्यूम करता हूं कि एक जगह पे ऑक्सीजन 20.8% थी, और वो 0.1% वहां पे H2S थी, और H2S 0.1% वहां पे थी, और 0.1% इज इक्वल टू 1000 ppm। एंड 1000 ppm जो है वो, अगर 100 ppm कहीं पे H2S है तो वो IDLH, इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। फौरी तौर पे बंदे को आपको वहां से निकालना है, नहीं तो बंदा फौरन फर्टिलिटी हो जाएगी। यानी 10 ppm से ऊपर H2S अगर कहीं पे है तो बस समझे वो छोड़ती ही नहीं है। मेरे सामने फर्टिलिटीज हुई है, मैंने देखी है। तो आप सोचें कि किसी जगह पे अगर 1000 ppm कोई गैस एक्स्ट्रा है तो वो रिस्क है हमारे लिए। हमें तो नहीं पता कि उधर कौन सी गैस एक्स्ट्रा हुई हुई है। अब इस एटमॉस्फेयर में इतनी जगह है जितनी है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो 0.1% वैक्यूम रहेगा, उसकी जगह कोई और गैस ले लेगी। इसी तरह अगर ऑक्सीजन हमारे पास एक्सीड कर गई है, तो इसका मतलब है कि कोई और जरूरी गैस इस एटमॉस्फेयर में कम हुई हुई है, जिसकी वजह से कुछ रिएक्शन हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारी 100% कोशिश होनी चाहिए कि 20.9% ही हमें मेंटेन करना है। अगर ये नहीं मेंटेन हो पा रहा तो फिर हमें क्या करना है? कंट्रोल मेयर्स के साथ अंदर काम करना है। तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। जी सर। तो आपने 20.9%, H2S नॉर्मली जो है वो 10 ppm अलाउ होती है। कुछ
ऑर्गेनाइजेशन जो है 15% भी अलाउ करती हैं, वैसे 10 ppm अलाउ होती है विद कंट्रोल मेयर्स। अदरवाइज आपने इसको जीरो पे लेके आना है। ठीक है, मोनोऑक्साइड 30 to 35 ppm ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती हैं विद कंट्रोल मेयर्स, अदरवाइज आपको इसको जीरो पे लेके आना है। मेन मोटिव आपका ये है। और एल आपका जो है वो 5% या उससे कम होना चाहिए, आपको इसको जीरो पे लेके आना है। लेकिन 5% है तो फिर आपको अज्यूम करना है कि कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन अकर हो सकती है, तो फिर आपको विद कंट्रोल मेयर्स काम करना है। यानी जितने भी हार्डवर्क एक्टिविटीज है उसको कंसिडर करना है आपने, या कोई भी ऐसी चीज जो सोर्स ऑफ इग्निशन क्रिएट कर रही है तो कहीं एक्सप्लोजन ना हो जाए। अगर एल हमारा बढ़ गया तो हमें फिर इन सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। एक भाई ने सवाल सर पूछा हमारा है। जो गैस गैस मीटर जो है, जो डिटेक्टर है, वो 0.1% H2S को डिटेक्ट करता है और बताता है कि ये 1000 mm में, ppm में, यस, सॉरी। जी करता है। एग्जैक्ट उसके स्मॉल एंड मीटर होता है वो, हर टाइम बंदे के साथ होता है, वो डिटेक्ट करता है जब भी वो एच एनवायरनमेंट में काम करता है, तो उसके एग्जैक्टली साथ उस पे, जी उस पे जो लिमिट्स हैं वो सेट की हुई होती हैं, और H2S ब्लू हमेशा उसके पीपीएम में। ऊपर ब्लू कलर की जो चीज है उसके ऊपर लाइट इंडिकेट करती है। एग्जैक्टली उसमें हमेशा पीपीएम में H2S मॉनिटर की जाती है, क्योंकि इसकी बहुत स्मॉल अमाउंट भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ऑक्सीजन परसेंटेज में की जाती है, लेकिन अगर परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करें तो 0.1% इज इक्वल टू 1000 ppm। तो इसके लिए जाहिर बात है जब हम कन्फाइंड स्पेस में जाएंगे तो फिर हमें परमिट टू वर्क सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल परमिट्स। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट एक क्वेश्चन था इधर। जी जी जब हम H2S की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि 10 ppm तक यू कैन एंटर इन सम कंपनीज, वो अलाउ करते हैं कंट्रोल मेजर्स के साथ। अभी जी। एक चीज़ है सर, 10 ppm पे आप कंट्रोल मेजर्स कर रहे हैं, मैंने कहीं पे पढ़ा भी था और मेरी एक्सरसाइज भी है इस चीज़ में। इसका एक कोई टेबल स्पेसिफाइड है, यूनिफाइड है या नहीं, कि आपने 10 ppm पे इतने आवर्स काम करना है और इतने आवर्स आप एक्सपोजर कर सकते हैं उसके सामने, या 5 ppm पे देर इज अ टाइम लिमिट ऑन दिस, कि इतनी देर आप काम कर सकते हैं, एक्सपोजर हो सकता है बंदे का उसके साथ 5 ppm पे या 10 ppm पे? जी ऐसे है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंटरनल प्रोसीजर डेवलप कर लेती हैं। नॉर्मली 10 ppm के अगर अंदर अंदर आप रहते हैं और विद कंट्रोल मेयर्स आप 8 घंटे काम कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हम 8 घंटे काम अलाउ करते थे विद कंट्रोल मेयर्स। लेकिन कंट्रोल मेयर्स के साथ अब जी जी, ये डिपेंड क्योंकि करता मैं है कि अब आप जिस वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनल प्रोसीजर एक कन्फाइंड स्पेस का डेवलप करेगी, और वो नेचर ऑफ वर्क प्लेस को देखते हुए ये टाइम लिमिट डिफाइन कर देगी। जी सर, बिल्कुल यही चीज़ थी। in H2S plant every person carry a mask, even enter in the H2S environment with one detector. If any case जी you going एग्जैक्टली outside, you have mask, you just wear the mask and go outside quickly. जी जी, वो कंट्रोल मेजर्स में आ जाता है, क्योंकि मैं पीडीओ में हूँ, मैं ओमान में पीडीओ में जॉब कर रहा हूँ एज अ परमिट इश्योर। तो उसमें जी हमें एक स्टडी दी जाती है कि यू कैन ओनली वर्क कंटिन्यूसली the 2 hours and half an hour you have to take rest. A person who's getting exposed to H2S on 10 ppm, he can only work 2 hours continuously and then he has to take rest 30 to 40 minutes. ये उनका एक रूल है। 5 ppm पे वो लोग एग्जैक्टली कहते हैं आप कि आप, देखें उन्होंने अपना इंटरनल प्रोसीजर डेवलप किया हुआ है। जी जी बिल्कुल, इनफैक्ट उसमें शॉर्ट टर्म जोन्स अगर आ जाते हैं, उनका हाई जी रिस्क अब जोन्स आ मैंने जाते हैं, एक तो उसमें प्रोजेक्ट में वो और काम डिफरेंट हो किया है, जाता है। लास्ट प्रोजेक्ट में, अब उन्होंने डेवलप किया हुआ था कि 1 ppm है तो आप 8 घंटे काम कर सकते हैं एवरेज। 5 ppm है तो बिल्कुल। आप शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ले सकते हैं, यानी आप 1 घंटा काम करेंगे फिर 10 मिनट रेस्ट करेंगे। इसी तरह उन्होंने पीपीएम के साथ जो है उसको अपने टाइम को सेट किया हुआ था, और एक टेबल बनाया हुआ था, एक चार्ट बनाया हुआ था, और जहां जहां पे कन्फाइंड स्पेस थी वहां पे होल वॉचर के पास वो चार्ट होता था और वो कम्युनिकेशन मेंटेन रखता था, और जो ही वो टाइम होता था वो उनको वायरलेस पे बोल देता था कि जी अब वर्कर बाहर निकाल दो।
जी जी बिल्कुल यही सर, एग्जैक्टली हमारे ईपीजेड जोन हैं, इमरजेंसी प्लानिंग जोन, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2S रहती है, तो उसमें तो वो लोग जिसमें मिलियंस में वो पार्ट पर मिलियन, सॉरी, इसमें एग्जैक्टली परसेंटेज ज्यादा रहती है, जी। तो उसमें तो वो लोग 20 मिनट्स के बाद ही हमें फोर्स करते हैं कि यू हैव टू आप मूव जी फ्रॉम एवैक्यूएट हियर, करें, निकल आए बाहर। इवैक्यूएट करना है। बिल्कुल ऐसा जी ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था कतर में। दिन का जी टाइम जी था और हम हमारी लंच ब्रेक हुई हुई थी, तो हम क्या करते थे कि हाइड्रो टेस्टिंग करते थे जितने भी हमारी स्ट्रॉन्ग वाटर लाइंस थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का जी जी। प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा। तो हाइड्रो टेस्टिंग के लिए वो एक साइड पे भी बैलून रखते हैं और दूसरी साइड पे बैलून रखते हैं, और फिर उसको एयर उसमें ब्लो करके और फिर उस पाइप के अंदर पानी को प्रेशर देते हैं, और फिर एक शिफ्ट के लिए पानी उसके अंदर एक स्पेसिफिक उस पर रखते हैं, और देन फिर जब वो हाइड्रो टेस्ट परफॉर्म हो जाता है देन फिर उसमें से बैलून्स को निकाल लेते हैं। अब वो लड़का बैलून्स निकालने आया तो उसने कहा कि जी मैंने बैलून निकालना है। तो हमने उसे बोला यार अभी तो लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक खत्म हो तो फिर परमिट टू वर्क सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कन्फाइंड स्पेस परमिट हम बनाएंगे और देन फिर तुम्हें अलाउ कर देंगे। तो उसने कहा कि जी मेरा तो बंगाली था, कहता है मेरा साहब जी मेरा 1 मिनट का काम है, बस सिर्फ जाना है, मैंने बैलून निकालना है, बाय। सिर्फ बैलून सामने पड़ा हुआ है, सामने मेन होल है, स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन का मेन होल है, तो कहता है मैंने जाके सिर्फ बैलून उठा के लाना है। तो हमने कहा नहीं यार हम तो ऐसे विदाउट कन्फाइंड स्पेस परमिट अलाउ नहीं करते हैं। उन लड़कों ने कहीं चोरी छुपे आपस में ही डिसाइड किया यार 1 मिनट का काम है, इन्होंने हमें बिठाया हुआ है। तो वो खुद ही सीढ़ी से उतरा बैलून निकालने के लिए, जैसे ही वो नीचे गया, नीचे H2S एक्यूमुलेट थी। वो जब H2S से एक्सपोज हुआ तो 100 ppm आ रही थी वहां पे, 8500 ppm आ रही। वो जो ही आइडियल एच। बैलून लेके अभी दूसरी तीसरी स्टेयर पे चढ़ा ही था तो बस अनकॉन्शियस होके नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो नीचे से पानी गुजर रहा था स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन का, उसके नाक में पानी जाके उसके फेफड़ों में जाता रहा। हम्म। पीछे पीछे उसके दूसरा लड़का गया उसको बचाने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा उसका दिमाग काम किया, उसने क्या किया कि ट्राइपॉड स्टैंड पड़ा हुआ था उसके साथ, फुल बड़ी हरनस अपनी हुक की और उसको नीचे बचाने के लिए चला गया। जैसे ही उसको नीचे बचाने के लिए गया, उसको अभी पकड़ा ही था उसने, यानी उसका मुंह अभी बाहर निकला ही नहीं था पार, वो भी अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन तीसरे ने फिर ट्राइपॉड से उसको फौरन बाहर खींच लिया, लेकिन वो भी काफी टाइम, यानी 2-3 दिन कतर में एडमिट रहा। अब हुआ क्या कि हमें सेफ्टी वाला जो टीम थी उस एरिया में डिप्यूटेड थी, उसकी चूंकि फर्टिलिटी हो गई। जब तक उसका बशकाब आया, रेस्क्यू टीम पहुंची, उसको बाहर निकाला तो उसकी फर्टिलिटी हो गई। तो फर्टिलिटी होने की वजह से ये हुआ कि हमें जो है वो हमारे जो HSC इंजीनियर था वहां पे साइड का, उसको पकड़ के जेल में ले गए। तो उसको वहीं हम्म। पे 2-3 दिन उन्होंने रखा, जब तक ये चीज प्रूव नहीं हुई कि वो उनकी अपनी मिस्टेक्स थी। तो उनको प्रॉपर एविडेंस वगैरह हर चीज दी, तो तब उन्होंने जान छोड़ी शर्तों ने। तो H2S जी जो है बिल्कुल, वो तो साइलेंट किलर भी इसको कहा जाता है, यानी ये जी बड़ा। सर, 100 ppm पे तो आपकी आइडियल एच है डायरेक्टली, और एग्जैक्टली वो लोग तो इधर, वो यही होता है कि आपके परमिट होल्डर, हमारे पास अभी जो है परमिट होल्डर है, तो एनीथिंग गोज रॉन्ग सबसे पहले परमिट होल्डर को लेके जाएंगे वो, और सीधा जेल है उसमें। एग्जैक्टली और फिर जब सर तक ये ठीक है। प्रूव नहीं होता कि वो उसकी अपना ह्यूमन एरर है, बिल्कुल यही उसकी है। अपनी में उस वक्त तक बिल्कुल उसको छोड़ते नहीं है वो। जी सर, बड़ा बिल्कुल अच्छे यही। से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सर, ये जरा गैस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये एटमॉस्फेयर से एकदम नीचे चली कैसे जाती है। और सेकंड क्वेश्चन कि आपने जो एग्जांपल दी है वो स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन की, वो कितना जी डेप्थ पे थी कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गए। नॉर्मली जो असल हमारी प्रैक्टिसेस होती है, हम 3 मीटर 4 मीटर डीप पे तो वो बगैर टेस्ट किए भी चले जाते हैं लोग अभी भी। जी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन तकरीबन आप कहें कि 4 से 5 मीटर डीप होती है। और सेकंड ये है कि गैसेस की जो है ना जी, गैसेस की पूरी इस दुनिया में जितने हम जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ की टोटल 2% गैसेस से हम हमें पता है इसकी गैसेस के हवाले से। बाकी इस दुनिया में ऐसी गैसेस हैं कि जिनको हमने दरियाफ्त ही नहीं किया, और इनकी नेचर को समझना इंतहाई मुश्किल है। यानी कि अगर आप स्पेसिफिकली H2S की बात करें तो टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन आता है। यानी अगर सुबह सवेरे आप प्रोजेक्ट पे गए और वहां पे एक्सकवेशन थी, तो रात पूरी ठंड थी। ठंड होने की वजह से जो ही एटमॉस्फेयर जो है ऑक्सीजन और बाकी गैसेस ठंडी हो जाती हैं, तो वो इसको सप्रेस करती हैं, पुश करती हैं, उनका इम्पैक्ट आता है H2S पे, और वो इसको दबा के नीचे बॉटम्स में ले जाती हैं।
यानी बाकी एटमॉस्फेयर इसको दबा के बिल्कुल नीचे एक्सकेवेशन के बिल्कुल बॉटम में बिठा देगा। यानी कि वो हैवियर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इस पे प्रेशर आएगा और इसको दबा के, क्लाउड की शक्ल में ही होती है, इसको बिल्कुल नीचे बॉटम में ले जाएंगी। अब जब सुबह सवेरे लोग आते हैं तो इसलिए हम कहते हैं जब एक्सकेवेशन में जाएं तो पहले आप गैस टेस्ट करें एक्सकेवेशन में जाने से पहले। क्यों? रात पूरी ठंड थी, सराओं में ठंड होती है। अब रात को ठंड हुई, ठंड होने की वजह से एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया, गैसेस ठंडी हो गई, ऑक्सीजन ठंडी हो गई। उसने क्या किया, वो हैवियर हो गई। जब हैवियर हुई तो उसने H2S को पुश किया, उसका इम्पैक्ट आया H2S पे और उसने उसको बॉटम पे बिठा दिया। और बंदे जो ही एक्सकवेशन में उतरे अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखें, सऊदीया में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं 2-3, यूट्यूब पे बाकायदा वीडियोस भी डली हुई हैं, आरामको ने डाली हुई हैं। अच्छा, जो जो दिन होता है यानी धूप निकलती है, अब एटमॉस्फेयर अपने नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ जाना शुरू होता है। अब वो लाइटर होना शुरू हो जाता है, जो जो लाइटर होता है तो इसको कम से प्रेस करता है तो ये क्लाउड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू होता है। तो फिर ये मेन होल्स के 10-11 बजे आप देखेंगे तो ये मेन होल के बिल्कुल सेंटर में आपको मिलेगी। अगर आप सही हाई टेम्परेचर में देखें ये बिल्कुल टॉप पे मिलेगी। आप उस गैस डिटेक्टर का पाइप नीचे डालेंगे, सक्शन पाइप, बिल्कुल नीचे नहीं होगी, ऊपर ऊपर डिटेक्ट हो रही होगी सारी। यानी ये क्लाउड की फॉर्म में होती है। इसी तरह मोनोऑक्साइड भी, यानी मोनोऑक्साइड हर उस जगह पे होती है जहाँ पे पार्शियल कंबस्शन होती है। जहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रही प्रोसेस में, तो वहां पे मोनोऑक्साइड आपको मिलेगी। ये जो पीछे आपने देखा होगा लोग मरी गए थे और मरी में जाके फिर मरी गए थे उन्होंने बर्फ में गाड़ियां खड़ी की और गाड़ियां खड़ी करके उन्होंने एसी ऑन कर दिए। अब जब उन्होंने एसी ऑन किए तो उनके जो इंजन में कंबस्शन थी वो ठंड की वजह से प्रॉपर नहीं हो रही थी। इम्प्रॉपर कंबस्शन की वजह से मोनोऑक्साइड सलेंसर से प्रोड्यूस होती रही और वो गाड़ी के नीचे कमलेट होती रही। अब जब गाड़ी के नीचे कमलेट होती रही तो बाहर तो ऑलरेडी टेम्परेचर ठंडा था, तो ठंड की वजह से उसने उस मोनोऑक्साइड को वहीं सप्रेस कर दिया, वहीं पे नीचे बिठा दिया। अब उन्होंने एसी या हीटर ऑन किए हुए थे, वो हीटर के फैन से गाड़ी के अंदर आती रही, अंदर आती रही तो 30 ppm से 35 ppm से जैसे ही एक्सीड की तो वो अनकॉन्शियस हो गए और अंदर ही उन बेचारों की डेथ हो गई। तो इतना बड़ा हादसा हो गया। अच्छा, नॉर्मली हमारे वॉशरूम्स में आपने देखा होगा कि इंस्टेंट गीजर हम लोगों ने लगाए होते हैं। अब बंदा जाता है अंदर नहाने के लिए और इंस्टेंट गीजर हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो एलपीजी पे चलते हैं। तो अब जो ही अंदर बंदा नहाने जाता है तो अंदर उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारे पास एक मिथ है जी, ये तो बिल्कुल जवान था, बस इसकी मौत आई हुई थी, मर गया। नहीं तो बिल्कुल ठीक ठाक था, ये तो सिर्फ नहाने गया है, सुबह ठीक उठा है, पता नहीं क्या हुआ है अंदर। हम खटखटाते नहीं हैं, दरवाजा नहीं खोलता था, फिर दरवाजा तोड़ा है तो अंदर मरा हुआ था जी, नीचे पड़ो। ताकि वो जो हम इंस्टेंट गीजर अंदर लगाते हैं वो इम्प्रॉपर कंबस्शन की वजह से मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और वो मोनोऑक्साइड हम इनहेल करते रहते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं और फिर वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहता है। तो गैसेस जो हैं, इनको इन ये एक बड़ी साइंस है, थोड़ा बहुत जो मुझे पता था मैंने आपको ब्रीफ किया है। तो इलेक्ट्रिकल परमिट की तरफ जाते हैं जी। अ, अब इलेक्ट्रिकल पे जब भी हम एनर्जाइज इक्विपमेंट या डी एनर्जाइज इक्विपमेंट्स पे काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल गैसेस के इक्विपमेंट्स बारे पे में काम क्वेश्चन करेंगे था। तो तब भी स्टैंडर्ड कहता है कि जी हमें इसको कंट्रोल करना है, इस काम को, एक्टिविटीज को अपनी कंट्रोल करना है और इसके लिए परमिट वर्क सिस्टम को डेवलप करना है। इज नॉर्मली यूज टू उनका कवर ये एनी लास्ट वर्क ऑन गैसेस के इलेक्ट्रिकल बारे में इक्विपमेंट क्वेश्चन एंड था, बट मैं प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू इस वाले एलिमिनेट द में रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, सारा इलेक्ट्रोक्यूशन टू मॉडल पीपल कैरिंग आउट द वर्क और डैमेज टू प्रॉपर्टी। यानी कोई हमारी प्रॉपर्टी डैमेज ना हो जाए, किसी को करंट ना लग जाए, इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, इलेक्ट्रोक्यूशन ना हो, किसी को करंट डैमेज ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए फिर इलेक्ट्रिकल परमिट बनाते हैं और इलेक्ट्रिकल परमिट के थ्रू हम क्या करते हैं कि एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। यानी कि हम लोटो की तरफ जाते हैं, लॉकआउट टैग आउट करते हैं, पैनल में से ट्रॉली को आउट किया, वहां पे लॉक लगाया, फिर उसके साथ एक टैग लगा दिया और उस टैग के ऊपर इंफॉर्मेशन भी डाल दी कि फलां जगह पे काम परफॉर्म हो रहा है, ये टीम मेंबर काम परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि कोई और बंदा आए तो उसे इंटीमेट अप कर दे कि हमारा फलां जगह पे काम चल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल परमिट भी हम इसीलिए बनाते हैं। आगे एक्सकेवेशन परमिट की अगर बात करें जी, वो कहता है 0.3 मीटर से जब हम डीप जाएंगे तो फिर हम एक्सकेवेशन परमिट बनाएंगे। उसके लिए हमारे लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि हमें एक्सकेवेशन परमिट बनाना चाहिए। इज रिक्वायर फॉर एनी एक्सकेवेशन परमिट इज रिक्वायर फॉर एनी वर्क टू बी कैरिड आउट वेयर existing line or surfaces may be buried or encountered any excavation deeper than 2.3 meter, excavation activity near existing structure, electrical post, building, permanent equipment, etc. Excavation activities in area classified as safe area for excavation.
A blanket permit may be requested for long duration of time. Blanket permit कहते हैं उसको जो एक पूरा ब्लैंकेट होता है, यानी पूरी दथी होती है। अब एक ही जगह पे आपने एक्सकवेशन करनी है तो रोज रोज आपने परमिट नहीं लेना है, वो ब्लैंकेट ऑफ परमिट है। यानी वो खुद ब खुद एक्सटेंड होता जाएगा, खुद ब खुद एक्सटेंड, वीक के बाद फिर एक्सटेंशन हो जाएगी वीक, क्योंकि एक ही जगह है, सेम लोग हैं, सेम रिस्क है, सेम एक्टिविटी है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ब्लैंकेट परमिट आप इशू करें। तो एक्सकवेशन पॉइंट 3 मीटर से जब आप डीप जाते हैं तो एक्सकवेशन परमिट आपको बनाना होता है। जहाँ पे कोई बरीड केबल्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोस्ट होती हैं करीब कोई, तो वहाँ पे आप एक्सकवेशन परमिट्स बनाते हैं। एक्सकवेशन परमिट जब आप बनाते हैं तो फिर भी आप डिफरेंट कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि आप कल भी मैंने बताया था कि जब एक्सकवेशन परमिट बनाएंगे तो आप उसकी ड्राइंग साथ अटैच करेंगे, सर्वे वाले से मार्किंग करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले उस पर केबल डिटेक्शन करेंगे, यूटिलिटी वाले उसमें अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ की डिटेक्शन करेंगे, फिर उसकी मार्किंग करेंगे, फ्लैगिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो केबल्स जो आपकी यूटिलिटी इंटरसेक्ट कर रही है उसको आप मैनुअली एक्सकवेट पहले करेंगे, फिर देन आप उसको मैकेनिकल एक्सकवेट करेंगे। सर्विस इंफॉर्मेशन शीट आप साथ लगाएंगे, जियो टेक्निकल की रिपोर्ट साथ लगाएंगे ताकि साइल की क्लास आपको पता चले। फिर एक्सकवेशन लाइव रोड के साथ है तो फिर उसके साथ आप कंक्रीट बैरियर्स लगाएंगे, अगर आपकी साइड पे है तो जर्सी बैरियर वगैरह आप लगा सकते हैं, वाटर फील्ड आप लगा सकते हैं। इसी तरह एक्सकवेशन का एक प्रोसीजर डिवेलप किया होगा स्ट्रक्चर टीम ने आपकी, वो आप उनसे लेके जरूर स्टडी करें। जब भी किसी साइट पे जाएं तो जरूर एक्सकवेशन के प्रोसीजर को स्टडी करें ताकि आपको पता चले आपका स्कोप क्या है, एक्सकवेशन सेफ्टी में आपको किन चीजों को कंसिडर करनी है। और जब जब आप कोई कंट्रोल्स डिफाइन करें उस अपने प्रोसीजर को देखते हुए डिफाइन करें, और जब जब कोट करें किसी मीटिंग में, किसी ऑब्जर्वेशन में, उस प्रोसीजर का रेफरेंस दें। मुझे वो प्रोसीजर कहता है इनसे ये करवाओ, मुझे वो प्रोसीजर कहता है इनसे ये करवाओ। उसका फायदा ये होगा कि आप पे कोई भी क्वेश्चन मार्क रेज नहीं होगा। जब कहीं पे रेडियोग्राफी हो रही हो, यानी हम डिफरेंट नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हमारे प्रोसेस में रेडियो एक्टिव सोर्स भी होते हैं, तो जहाँ पे भी रेडियो एक्टिव सोर्स हो या रेडियोग्राफी हो, यानी जब हम बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं तो हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो कि रेडियो एक्टिव वेव्स के थ्रू करते हैं। तो उस जगह पे भी हमें परमिट टू वर्क सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके भी डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं, एक्सक्लूजन जोन्स आप डेवलप करते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, रेडियो एक्टिव के अपने पीपीज होते हैं, वो आप कितने रेडियो एक्टिव सोर्स से आप एक्सपोज हैं उसको देखते हुए आप पीपीज का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंड लोग उनके वहाँ पे काम कर सकते हैं, एरिया को बिल्कुल बैरिकेड कर देते हैं, अनऑथराइज एक्सेस वहाँ पे नहीं होने देते। प्लस आपके जो लोग रेडियो एक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करें उनके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, जो आपकी इक्विपमेंट्स है वो थर्ड पार्टी सर्टिफाई होनी चाहिए। तो ये सारे कंट्रोल्स हैं कुछ जो आप रेडियो एक्टिव। सर ये रेडियोग्राफी जो है, इसको बिल्कुल 3-4 लाइनों में बता दें, ये होती क्या चीज़ है? ब्रदर जब भी ना